तो आज हम एक बहुत ही बड़े बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। जीवन की वो कमाल की कहानी जो सितारों की धूल से शुरू होकर हम तक पहुंची है। ये वो सवाल है जिसने सदियों से क्या वैज्ञानिक क्या दार्शनिक सबको सोच में डाला है। तो चलिए एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि साइंस हमें इस मिस्ट्री की तह तक कहाँ ले जाता है। अब हमारी जो कहानी है ना, उसका स्केल वो इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 20 अरब साल पहले, जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं, जो शुरू होती है ब्रह्मांड के जन्म से। देखते हैं कैसे। तो हुआ यूं कि करीब 20 अरब साल पहले एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें इकट्ठा हुईं और उन्होंने गैलेक्सीज बनाईं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में कोई 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। और फिर सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल बाद ही लगभग 4 अरब साल पहले इस चांद से दिखने वाले ग्रह पर कुछ बहुत ही खास हुआ। जिंदगी की पहली चिंगारी जली। तो ठीक है, प्लैनेट बन गया। पर अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा रहस्य। आखिर बेजान केमिकल्स ने मिलकर जिंदगी की पहली सेल कैसे बनाई? देखिए, सदियों तक तो लोग ये मानते थे कि अरे जिंदगी तो बस ऐसे ही अपने आप पैदा हो जाती है, जैसे कीचड़ से मेंढक निकल आए। लेकिन फिर लुई पाश्चर आए और उन्होंने साबित किया कि नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होता। तो अगर जिंदगी अचानक नहीं बनती तो फिर बनी कैसे? यहीं पर ओपेरिन और हेल्डन जैसे साइंटिस्ट्स ने केमिकल इवोल्यूशन का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी धीरे धीरे बहुत ही सिंपल बेजान मॉलिक्यूल से बनी थी। ये थ्योरी तो बहुत बढ़िया थी, पर एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या इसे सच में साबित किया जा सकता है? क्या उस जमाने की गर्म तूफानी धरती पर जिंदगी के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स वाकई बन सकते थे? इस सवाल का जवाब 1953 में एक कमाल के एक्सपेरिमेंट से मिला। मिलर और यूरे ने एक फ्लास्क के अंदर पुरानी धरती का माहौल बना दिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी का एक सूप, और उसमें वो बिजली की चिंगारियां दौड़ा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उस समय के तूफानों में हुआ करता होगा। वो बस देखना चाहते थे कि होता क्या है। और जो नतीजा निकला ना, वो तो कमाल ही था। उस सूप में अमीनो एसिड्स बन गए थे। अब ये अमीनो एसिड क्या हैं? ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और प्रोटीन ही तो हैं जो जिंदगी के लिए हर जरूरी काम करते हैं। इस एक एक्सपेरिमेंट ने ये दिखा दिया कि हाँ, जिंदगी के लिए जरूरी चीजें बेजान केमिकल से बन सकती हैं। चलो मान लिया कि जिंदगी की पहली चिंगारी तो जल गई, लेकिन एक सेल से इतने सारे जानवर, मछली, पक्षी, इंसान, ये लाखों तरह की प्रजातियां कैसे बन गईं? इस पहेली को सुलझाने के लिए एक और जबरदस्त आइडिया की जरूरत थी। और ये आइडिया हमें मिला चार्ल्स डार्विन से। अपनी मशहूर समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने दुनिया भर के जानवरों को देखा और एक पैटर्न नोटिस किया। उन्हें लगा कि सारे जीव जंतु आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे एक ही बड़े से जीवन के पेड़ की अलग अलग शाखाएं हों। डार्विन ने इस प्रोसेस को एक नाम दिया, नेचुरल सिलेक्शन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो जीव अपने माहौल में बेहतर तरीके से फिट हो जाते हैं, प्रकृति उन्हें चुन लेती है। वो ज्यादा जीते हैं, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं और धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ जाती है। बस यही तो है एवोल्यूशन का इंजन। तो डार्विन की थ्योरी तो आ गई, पर सबूत कहाँ है? चलिए अब उन सुरागों को देखते हैं जो साइंटिस्ट्स को इवोल्यूशन की सच्चाई बताते हैं। इवोल्यूशन के सबूत हमें फॉसिल से मिलते हैं, यानी चट्टानों में दबे पुरानी जीवों के अवशेषों से। पर इससे भी जबरदस्त सबूत तो हमें जिंदा जानवरों के शरीर को देखकर ही मिल जाते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। व्हेल का फ्लिपर, चमगादड़ का पंख, चीते का पैर और इंसान का हाथ, इनके काम तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनकी हड्डियों का जो बेसिक डिजाइन है वो एक जैसा है। ये एक पक्का सुराग है कि ये सब किसी एक ही कॉमन पूर्वज से आए हैं। इस पैटर्न को कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब एक ही पॉइंट से शुरू होकर अलग अलग जरूरतों के हिसाब से विकास अलग अलग दिशाओं में चला गया। और इससे जो अंग बनते हैं, जैसे व्हेल का फ्लिपर और इंसान का हाथ, उन्हें कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। डिजाइन एक पर काम अलग अलग। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मजेदार मोड़ है। पक्षी और तितली दोनों के पंख उड़ने के काम आते हैं, देखने में भी एक जैसे लगते हैं, पर अगर उनके अंदर झांककर देखें तो बनावट बिल्कुल अलग है।
एक में हड्डियां हैं तो दूसरे में सिर्फ काइटिन की एक पतली झिल्ली। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग जीवों ने उनने की एक जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग तरीकों से निकाला। ये दिखाता है कि नेचर एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए कई रास्ते बना सकती है और इसका किसी हाल के कॉमन पूर्वज से कोई लेना देना नहीं है। ये सब थ्योरी में तो ठीक है, पर क्या हम इवोल्यूशन को असल में होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल। और इसका सबसे मशहूर किस्सा है इंग्लैंड के पेपरमिंट मॉथ का। तो ये कहानी दो अलग अलग वक्त की है। एक 1850 के दशक की इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और दूसरी 1920 के दशक की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। सोचिए, 1850 का दशक है, पेड़ एकदम साफ हैं, उन पर हल्के रंग की काई जमी है। इस बैकग्राउंड में सफेद पंखों वाले मौत तो आराम से छिप जाते थे, लेकिन जो गहरे रंग के मौत थे वो शिकारियों को दूर से ही दिख जाते थे। नतीजा, सफेद मौत की आबादी बहुत ज्यादा थी। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1920 तक फैक्ट्रियों के धुएं और कालिख ने पेड़ों के तनों को काला कर दिया। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। गहरे रंग वाले मौत इस काले बैकग्राउंड में छिपने लगे और सफ़ेद वाले आसानी से नजर आने लगे। तो हुआ ये कि गहरे रंग के मौत की आबादी तेजी से बढ़ गई। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक जीता जागता सबूत है। तो बिग बैंग की धूल से लेकर हमारे डीएनए की जटिल भाषा तक जिंदगी की कहानी हर जगह लिखी है। चट्टानों में, हमारे अपने शरीर में और उन सभी जीवों में जिनके साथ हम ये धरती शेयर करते हैं। हमें बस इन सुरागों को पढ़ना सीखना है। और आखिर में एक सवाल, अगर ये नेचुरल सिलेक्शन एक कभी न रुकने वाला प्रोसेस है, तो ये आज हमारी दुनिया को और शायद हमें भी कैसे बदल रहा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।